नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप घर पे हैं और सेफ हैं। मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है। अब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट एंड अप हिल तो आप समझ गए होंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग होगा तो डाउन हिल होगा, कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट होगा तो अप हिल होगा। देखिए, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो डाउन हिल होगा। पैसिव डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें मेम्ब्रेन के एक पोर के थ्रू ही मॉलिक्यूल्स जो हैं दूसरी तरफ चले जाएंगे, कोई प्रोटीन नहीं लगेगी, कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन का यूज हुआ है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही जो है आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एटीपी का यूज देखने को मिलेगा। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट जो है वो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट जो है वो हो सकता है। मेनली सिम्पोर्ट और जो एंटीपोर्ट है उन दोनों को ही मिला के को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यूनिपोर्ट जब एक ही मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोर्ट। और जब दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव करेंगे तो हम बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट। समझ के आप देखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको नजर आ रहा है, अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। एंटीपोर्ट में दो मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एंटी का मतलब ही अगेंस्ट होता है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। देख सकते हैं आप, एक अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, एक अगेंस्ट, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। वहीं सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सिम्पोर्ट। सेम डायरेक्शन होगा उनका, सेम तरफ को ट्रांसपोर्ट है। तो एक अगेन देखिए अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, देखिए अगेंस्ट, सॉरी मैं बार बार उल्टा बोलूँ, ये देखिए ये अगेंस्ट, यहाँ कम है ना कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ज़्यादा है, जबकि दूसरा जो है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। को ट्रांसपोर्ट में यूजुअली आपको ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक जो है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा और दूसरा जो है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। आई होप आपको सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट क्लियर हुआ है। सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट सिम्पोर्ट, अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट तो हो जाएगा एंटीपोर्ट। इससे पहले कि हम समझें कि ये डायनामिक से एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या, हमें समझना ज़रूरी है इलेक्ट्रिक और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को हम वैसे पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन आप फिर से समझ लीजिए। सब्सटेंस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के आर पार कितना है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ के ना? देखिए, डिफरेंसेस in the concentration of a substance across a membrane or space that drive movement from area of higher concentration to area of low concentration। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन में क्या हुआ कि एक सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है मेम्ब्रेन के आर पार कितना है, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या ड्राइव करता है, जिस एरिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया उससे लो कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड को जो है वो मूवमेंट रहती है, जैसा कि डिफ्यूजन में होता है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट और केमिकल ग्रेडियंट को मिला के बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही हमारा केमिकल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, कई बार कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें क्या करवाना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी करवाना पड़ता है ना मूवमेंट, तो वहां पे रूल प्ले करता है मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक, इसमें दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दैट इज काउज्ड बाय चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होता ना, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, के पॉजिटिव, इस तरह से पढ़ा होता है ना आपने। ठीक, तो इन ये के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इन सब से क्या बनता है, एक चार्ज डिफरेंस बनता है मेम्ब्रेन के आर पार, और उसी चार्ज डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। अब लेकिन इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ को कितना है, उसको हम बोल देंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा जो है वो है केमिकल कंपोनेंट, जिसको मैंने बोला कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही है।
स्काउस बाई डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन मेम्ब्रेन के आर पार क्या है, वो केमिकल कंपोनेंट हो गया, और उनकी वजह से चार्ज डिफरेंस कितना आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर डिटरमाइन थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल डायरेक्शन फॉर एन आयन मूवमेंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। तो एक आयन जो मूव करेगा मेम्ब्रेन के आर पार, दैट विल मूव अकॉर्डिंग टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। देखिए आपको यहाँ नजर भी आ रहा है मेम्ब्रेन में, देखिए नेट चार्ज, चार्ज का इलेक्ट्रिक डिफरेंस मैं आपको मेनली बताना चाह रही थी। आपको देखिए नेट चार्ज यहाँ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होता है, मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब डिफ्यूजन, ये क्या है, अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन, जिसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता था, हाई टू लो जाता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लो टू हाई हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि डिफ्यूजन में हम टर्म यूज करते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव क्यों कहा, क्योंकि दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, एटीपी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अगर हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी पढ़ेंगे, लेकिन मेजर टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो स्क्रीन पे पढ़ने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्टली एनर्जी यूज होती है फ्रॉम एटीपी, मतलब एटीपी का ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकलती है वही यूज कर ली जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, जो हमारी मेम्ब्रेन के आर पार सोडियम और पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन को तो मेंटेन करके रखता ही है, उसके साथ ही एक वोल्टेज भी जनरेट करता है। वो वोल्टेज इंपॉर्टेंट होता है कई बार सिग्नल भेजने के लिए। ठीक, तो ऐसे पंप जो कि वोल्टेज क्रिएट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप्स। ठीक, प्लांट में सोडियम और पोटाशियम पंप आपको नहीं देखने को मिलेगा, यह आपको देखने को मिलेगा किसमें, एनिमल में। सोडियम पोटाशियम पंप भी एक एंटीपोर्ट का ही एग्जांपल है। तो मैम एंटीपोर्ट तो आपने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, वहाँ मैंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही आपको एंटीपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक, एंटीपोर्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हो सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप को प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्ट एटीपी से एनर्जी यूज करता है। तो मेन बात समझे आप बेटा, प्राइमरी, देखिए पढ़िए नहीं, सुनिए, पहले पढ़ा दूंगी सारा। ठीक, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूज होगी वो डायरेक्टली किससे यूज होगी, एटीपी से ली जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा वेरिएशन आएगी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। देखिए, primary active transport directly uses a source of chemical energy, ATP, to move molecule across membrane against their gradient। ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करेंगे मॉलिक्यूल, डायरेक्टली जो है वो यूज होगा एटीपी का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप इन एनिमल सेल, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप इन एनिमल सेल कौन सा है, सोडियम पोटाशियम पंप, जिसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप में सोडियम सेल के बाहर जाता है। मैं हाईलाइट करना भूल गई, लेकिन दिस लाइन इज डैम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सोडियम जो है वो बाहर जाएगा, पोटाशियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आता है। तो कितने सोडियम बाहर जाएंगे बेटा, 3 सोडियम बाहर जाएंगे। ठीक है, और 2 पोटेशियम जो हैं वो अंदर आएंगे। ठीक, 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। अब हम ऐसा क्यों होता है कि 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे,
क्योंकि बेटा आपको पता है कि एटॉमिक साइज आई थिंक पोटेशियम का बड़ा होता है, तो जो वहाँ पे प्रोटीन होती है उससे जो 3 सोडियम जो है वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन 2 ही पोटेशियम जो हैं वो अंदर आ सकते हैं मेम्ब्रेन के। तो याद रखिएगा क्या काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है, 2 सोडियम को मेम्ब्रेन के अंदर लाता है साइटोसोल में, ठीक। अब बिकॉज द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस uses ATP as an energy source, it is considered an example of primary active transport। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। नॉट ओनली डज द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन लिविंग सेल्स, बट इट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन जनरेटिंग द वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल। ना मतलब मैंने बताया था ना, सोडियम पोटेशियम पंप ना ही सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सही से रखता है लिविंग सेल में, बल्कि वो एक वोल्टेज जनरेट करने में भी हेल्प करता है, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने के लिए। तो ऐसे पंप लाइक दिस विच आर इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेम्ब्रेन वोल्टेजेस, जो मेम्ब्रेन की वोल्टेज को मेंटेन करके रखते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप। ये पंप जो है प्राइमरी इलेक्ट्रोजेनिक पंप इन प्लांट इज दैट पम्प्स हाइड्रोजन आयन पंप जो है वो आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में। सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसमें आपको प्राइमरली नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी पंप इन एनिमल सेल क्या आ जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप। वहीं प्राइमरी पंप इन एनिमल प्लांट्स क्या आएगा, हाइड्रोजन पंप। समझ के, तो चलिए देखिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटीपोर्ट हो रहा है, देखिए पोटाशियम जो है वो आ रहा है अंदर, हमने कहा था सोडियम बाहर जाएगा। 3 सोडियम आपको ध्यान से देख रहे हैं आप, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटाशियम जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, मतलब सेल के बाहर का स्पेस है। ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है, मतलब सेल के अंदर साइटोसोल वाला रीजन है। समझिए, अब देखिए सोडियम को यहाँ से बाहर करने में यूज हो रही है डायरेक्ट एनर्जी, ठीक है। डायरेक्ट एनर्जी यूज हो रही है। जब इन सोडियम आयंस को मेम्ब्रेन के बाहर भेजा गया, ठीक, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बना, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पे बना। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बनने से जो है यहाँ पे और एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है, ठीक, और उसी एनर्जी की हेल्प से इन सोडियम को वापस से जो है वो सेल में भेज दिया जाता है। और जब ये सोडियम आते हैं उसी टाइम साथ में आ जाता है ग्लूकोज उसी एनर्जी के साथ, ठीक है। सोडियम के साथ साथ क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, तो ये होगा सिम्पोर्ट। लेकिन अब देखिए इसमें कहीं भी आपको डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज किया जा रहा है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है, जो सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो जनरेट हो रहा है क्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक, उसी ग्रेडियंट से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी का यूज करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कोई भी मतलब कोई भी आपको डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं करना पड़ेगा। जो एटीपी यहाँ यूज हुई थी वही एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो स्टोर कर लेता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से ही जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और ये सोडियम वापस आएंगे। तो इन सोडियम के साथ साथ जो है वो ग्लूकोज भी वापस आ जाएगा। मतलब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो एनर्जी बनी उसी एनर्जी को यूज करके सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। समझ गए ना? अब इसीलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोला, सेकेंडरी, क्योंकि उसमें डायरेक्ट यूज ऑफ एटीपी नहीं होता है। समझ गए? तो चलिए देखिए अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूटिलाइजिंग एनर्जी इन अदर फॉर्म्स देन एटीपी। एनर्जी यूटिलाइज हुई लेकिन डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं हुआ। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाई पंपिंग आयन आउट ऑफ द सेल। देखिए सोडियम पंप आउट किसको किया था सेल से बाहर, सोडियम आयन को किया था। उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना और उन्हीं को बाहर
सॉरी, उन्हीं को बाहर निकालते हुए जो है वो एनर्जी यूज हुई थी, वही एनर्जी को यूज करके जो है वो क्या हो गया, सोडियम अंदर जब आया वापस से तो ग्लूकोज भी साथ में आ गया। दिस को ट्रांसपोर्ट कैन आइदर बी एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। हालांकि यहाँ पे सिर्फ अभी ये बात हुई कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनता है आयंस को सेल से बाहर करने में, उसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से हमें एनर्जी मिलती है और आपको एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट देखने को मिलेगा, मतलब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंटीपोर्ट हुआ और सिम्पोर्ट हुआ। तो एंटीपोर्ट का मेन एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट, जहां पे क्या होता है, ठीक, sodium binds to transport carrier protein on its exterior side and calcium bound to the same protein on the membrane's interior side। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि एक मेम्ब्रेन है, ठीक, क्या हो गया, सोडियम जो है ये बाहर गया था ना, सोडियम बाहर गया था, ठीक, मेम्ब्रेन से बाहर गया था, क्योंकि उसको पंप आउट किया गया था। हमने बोला आयंस को बाहर भेजने से ही क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनेगा, ठीक। अंदर क्या है, कैल्शियम है, तो ये प्रोटीन जो है इसके साथ सोडियम जुड़ा बाहर की साइड, अंदर की साइड से क्या जुड़ गया, कैल्शियम। इन दोनों के जुड़ने से इस प्रोटीन में एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और अल्टीमेटली कैल्शियम बाहर चला जाएगा, सोडियम अंदर आ जाएगा और ये हो गया एंटीपोर्ट, हो गया ना ये। और इसमें डायरेक्ट एनर्जी का यूज नहीं हुआ, किसका यूज हुआ, उस एनर्जी का यूज हुआ जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के बनने से हुई थी। और इलेक्ट्रोकेमिकल बनना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो कब बना, जब सोडियम को पहले बाहर किया गया था, इन्हीं सोडियम को अब अंदर लाया जाएगा। ठीक है, देखिए, वंस बोथ आर बाउंड, दोनों जब एक बार जुड़ गए, बोला ना हमने कि क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन है उसके बाहर की साइड को क्या जुड़ेगा, सोडियम, कैल्शियम जो है वो अंदर की साइड को जुड़ेगा। एक बार जब दोनों जुड़ गए, अ कन्फर्मेशनल चेंज अकर्स, एक कन्फर्मेशनल चेंज होगा विच रिलीजेस एनर्जी एंड द सोडियम आयंस is transported to the interior and calcium to the exterior. This transport is situated on almost all cell membranes. ये मोस्टली आपको सारी सेल मेम्ब्रेन्स पे देखने को मिलता है। एंटीपोर्ट पता चल गया ना, सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा बेटा जब आप लोकोमोशन का चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप न्यूरल जो ब्रेन का जो है पूरा न्यूरॉन्स का जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई थिंक ये सब चैप्टर्स जो हैं जब आप पढ़ रहे होंगे, ये सारा कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा तब। देखिए, अब सिम्पोर्ट देखिए, जो मैंने बताया एग्जांपल, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या किया है ना, सोडियम बाहर गया है, सोडियम को बाहर से अंदर आना है, यही फैक्ट तो है। ऑन इट्स एक्सटीरियर साइड द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हैज टू बाइंडिंग साइट, ठीक है, वन फॉर सोडियम एंड वन फॉर ग्लूकोज। इस प्रोटीन के पास जो है वो क्या है, अपनी एक्सटीरियर साइड को दो दो है साइड्स, एक सोडियम के बाइंड करने के लिए, एक ग्लूकोज के बाइंड करने के लिए। व्हेन बोथ ऑफ दीज बाइंड टू प्रोटीन, ठीक, दोनों बाइंड कर गए प्रोटीन के साथ, देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज, एक चेंज आएगा प्रोटीन की शेप में, अलाउइंग द मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू प्रोवाइड एनर्जी। अब जो मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है अब वो एनर्जी देगा, नीडेड टू ट्रांसपोर्ट बोथ ऑफ दीज मॉलिक्यूल इनटू द सेल, और दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ जाएंगे। मतलब सिम्पोर्ट में क्या हुआ, सोडियम बाहर गए थे, फिर जो प्रोटीन है, प्रोटीन सोडियम के साथ भी जुड़ सकती है अपनी बाहर वाली साइड को, और ग्लूकोज के साथ भी जुड़ सकती है। अब जैसे ही ये दोनों सोडियम और ग्लूकोज जो हैं वो प्रोटीन के साथ जुड़ेंगे तो प्रोटीन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और वो चेंज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी लेगा और इन दोनों को मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ डाल देगा। तो ये हुआ सेम सिम्पोर्ट, एक ही डायरेक्शन में आए। तो आप समझ गए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज हुआ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डायरेक्ट एटीपी का यूज नहीं हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से जो एनर्जी थी वो यूज करके जो है वो ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। ठीक, तो देखिए ये आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ आएगा। देखिए, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ध्यान से देखिए नेचर ऑफ प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन को फिजिकल प्रोसेस मेनली माना गया है। देखिए आप समझ सकते हैं ना कि आप स्प्रे करते हैं तो खुशबू जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक, तो ये फिजिकल प्रोसेस है।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। मैम्ब्रेन का जरूरत क्या, रिक्वायरमेंट फॉर प्रेजेंस ऑफ मैम्ब्रेन प्रोटीन, तो डिफ्यूजन में नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चाहिए होती हैं और एक्टिव में भी चाहिए होती हैं। सेलेक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डिफ्यूजन तो सीधा सीधा हो रहा है तो कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें सैचुरेशन क्यों होगा, जैसे कि सैचुरेशन तब होता है कि प्रोटीन की जरूरत है और एक प्रोटीन जो है वो कितने मॉलिक्यूल ले जा सकती है, कई बार एक ले जा सकती है, कई बार दो ले जा सकती है, तो वो सैचुरेट हो जाएगी। ठीक, तो इसमें पैसिव सिंपल डिफ्यूजन में तो ऐसी कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, तो सैचुरेशन नहीं होगी। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी प्रोटीन चाहिए, एक्टिव में भी प्रोटीन चाहिए, तो सैचुरेशन जो है वो होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल ट्रांसपोर्ट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं है, डिफ्यूजन में भी नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर, याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन्स ही नहीं है, कोई भी इनके जो एंट्री है मेम्ब्रेन के अक्रॉस या एग्जिट है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको जो है फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, तो दे आर नॉट सेंसिटिव, मतलब सिंपल डिफ्यूजन इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, रेदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है वो प्रोटीन यूज होती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन यूज होती हैं, तो ये सेंसिटिव है इनहिबिटर्स के लिए। ये चार्ट आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बेटा दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, याद रखिएगा। एंडो और एक्सोसाइटोसिस में आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहां देखने से पहले आप सिंपली समझिए एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ठीक है। कई बार लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, ठीक। अब उनको भी सेल के अंदर लाना है, तो इसके लिए क्या होता है, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ऐसी प्रोटीन यूज की जाती हैं जो कि मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दें, उसको अंदर की तरफ को इन्वेजिनेट कर दें, एक पॉकेट जैसी बन जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स काम करेंगी, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनको सेल के अंदर आना है, तो कुछ प्रोटीन्स जो हैं यहाँ से क्या करेंगी, मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करेंगी, मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुई, कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए, फिर मेम्ब्रेन देखिए इस तरह से पिंच ऑफ हो जाएगी और वेसिकल बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल देखिए बाहर से अंदर आ गए, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एंडोसाइटोसिस। समझ गए, चलिए आप समझिए। इन दिस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए एंडोसाइटोसिस क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लार्ज आइटम्स और लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड may be taken into a cell through the process of endocytosis. एंडोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल्स या बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर फ्लूइड चाहिए सेल के अंदर तो उसको लाया जाता है, ठीक। In endocytosis, the cell use proteins in its membrane to fold the membrane into the shape of a pocket. देखा ना आपने अभी कि एंडोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन को एक पॉकेट की शेप में बना देंगी, ठीक है। ये देखिए ये बन गया ना, ये पॉकेट बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, पॉकेट बन गया, ठीक। दिस पॉकेट फॉर्म्स अराउंड द कंटेंट टू बी टेकन इनटू द सेल। अब ये पॉकेट कहाँ बना, जहां पे वो कंटेंट है जिसको सेल के अंदर लेना है, समझ गए ना आप, ठीक है। द पॉकेट ग्रो अंटिल इट इज पिंच्ड ऑफ, reforming the cell membrane around it and trapping the pocket and its content into the cell. अब पॉकेट जो है वो ग्रो करती रहती है जब तक वो पिंच ऑफ नहीं होगी, ठीक है। पिंच ऑफ हो गई, देखिए यहाँ से पॉकेट ग्रो कर रही है, पहले तो दूर दूर था ना, आगे को देखिए इस तरफ को आ रही है, इस तरफ को आ रही है, ठीक। फिर फाइनली ये यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है आपस में जुड़ी गई और ये बिल्कुल यहाँ पिंच ऑफ हो गया, समझ गए ना। पॉकेट ग्रो करती रहेगी जब तक वो क्या ना हो जाए, वेसिकल पिंच ऑफ ना हो जाए और मेम्ब्रेन दोबारा फॉर्म ना हो जाए, ठीक है। दीज मेम्ब्रेन पॉकेट विच कैरी मटेरियल इनसाइड ऑफ और बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड वेसिकल। तो ऐसी पॉकेट्स जो सेल के अंदर को मटेरियल लाती है या दो सेल के बीच में मटेरियल को ले जाती है, उनको हम कहते हैं वेसिकल्स। अब एंडोसाइटोसिस दो टाइप का होता है, अभी यहाँ लिखा था ना, या तो एंडोसाइटोसिस से लार्ज आइटम्स आएंगी मतलब सेल ईटिंग, या लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आएगा मतलब सेल ड्रिंकिंग। तो फैगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस लार्ज मॉलिक्यूल को खाना, सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस
एक्स्ट्रा सॉल्युलर फ्लूइड को अंदर लेना, फ्लूइड है ना, तो सेल ड्रिंकिंग। समझ गए आप फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। देखिए अब एक्सोसाइटोसिस में इसका उल्टा होगा कि वेसिकल है, इस मटेरियल को बाहर भेजना है। तो ये पहले देखिए फ्यूज हुआ मेम्ब्रेन के साथ, फिर धीरे धीरे जो है वो अपना सारा मटेरियल रिलीज कर दिया और बाद में ये वेसिकल मेम्ब्रेन का ही हिस्सा बन जाता है। इस तरह से ना ये फ्यूज, ये पूरा मटेरियल बाहर निकलेगा, तो ये जो आपको ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ये बाद में बिल्कुल सीधा हो जाएगा। समझ गए आप? तो ये है एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस में जो ये वेसिकल है ये यूजुअली गोल्जी बॉडी से पिंच ऑफ होके आ जाता है। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ते हैं। एक्सोसाइटोसिस इज द अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। देख समझ गए ना, देखा आपने अभी। इन एक्सोसाइटोसिस द सेल क्रिएट्स अ वेसिकल टू एंक्लोज समथिंग इनसाइड द सेल for the purpose of moving it outside of the cell across the membrane। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल अपने ही अंदर एक वेसिकल बनाती है और उसमें कुछ मटेरियल को सेव करती है, कुछ मटेरियल को एंक्लोज करती है उस वेसिकल में। ठीक, अब उस मटेरियल को बाहर भेजना है। ठीक है, दिस मोस्ट कॉमनली अकर्स। ठीक, दिस most commonly occurs when cell want to export an important product such as cell that synthesize and export enzymes and hormone that are needed throughout the body। अब ऐसा कब होता है, सेल जो है एक्सोसाइटोसिस मेनली कब, कई बार तो ऐसा होता है कि वेस्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सेल को बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्सटेंसेस जैसे कि एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, उनको पूरी बॉडी पे पहुंचाना है, तो इसके लिए भी वेसिकल बनाए जाते हैं और उनके एक्सोसाइटोसिस की जाती है। देखिए इन यूकैरियोटिक सेल प्रोटीन प्रोडक्ट आर मेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनती है। आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए। प्रोटीन कहाँ बनती है यूकैरियोट्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, अब उनको प्रोटीन को बना दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो पैक भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो गई। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उन प्रोटीन को बना के भेज दिया गया गोल्जी अपरेटस में। समझ गए? अब गोल्जी अपरेटस जो है कैन बी थॉट ऑफ लाइक अ सेलुलर पोस्ट ऑफिस। सेलुलर का पोस्ट ऑफिस माना जाता है गोल्जी अपरेटस को। इसने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव किया पैकेज को। ठीक है, फिर उनको फर्दर प्रोसेस किया। ठीक, प्रोसेस किया मतलब उनमें थोड़े चेंजेस किए और उस पर एड्रेस डाल दिया कि आपको जो है वो यहाँ जाना है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनेले, दूसरे किसी ऑर्गेनेले में जाना है या सेल से बाहर कहीं जाना है, तो उसका एड्रेस कहाँ डलता है, वो डलता है गोल्जी बॉडीज में। देखिए गोल्जी ऑपरेटर्स कैन बी थॉट ऑफ लाइक अ सेल ऑफिस। इट रिसीव पैकेज फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसको उसने प्रोसेस किया, समझा पूरा, उस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली एंड एड्रेस देम बाय एडिंग मॉलिक्यूल दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ सेल इंटेंडेड टू रिसीव द प्रोडक्ट। इसको ऐसे समझिए कि आपने किसी को लेटर लिखा। ठीक है, आपने किसी, आप गोल्जी बॉडीज की तरह हो गए, फिर उस पर आपने एड्रेस भी लिखा। ठीक, अब उसी एड्रेस को पढ़ के जो है वो जो डाकिया होता है वो किसी दूसरी जगह पहुंचाएगा। ठीक, तो उसी तरह से जो है जो गोल्जी बॉडीज है वो भी क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल आया उस पर कुछ और मॉलिक्यूल जोड़ देगी, क्योंकि वही मॉलिक्यूल जो हैं वो उस पर्टिकुलर वेसिकल को किसी दूसरी सेल तक पहुंचा देंगे। समझ गए ना? ठीक है, द गोल्जी ऑपरेटर्स देन पैकेजेस द फिनिश्ड एड्रेस, मतलब पूरा उसने एड्रेस लिख दिया, मतलब पूरे मॉलिक्यूल्स जो है उस वेसिकल पे लगा दिए, फिर उसकी फुल पैकिंग कर दी, सब कुछ कर दिया। ठीक, दिस वेसिकल मूव टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, डॉक करेगा, वहाँ चिपकेगा, फ्यूज हो जाएगा पूरा का पूरा, फिर अलाउइंग द वेसिकल मेम्ब्रेन टू बिकम पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वेसिकल की मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट बन जाएगी। ठीक, जो वेसिकल का कंटेंट होगा उसको अब कहाँ फेंक दिया जाएगा, स्पिल कर दिया जाएगा
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो वेसिकल का जो कंटेंट है बेटा उसको कहाँ डाल दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है उसको डाल दिया जाएगा। ठीक, समझ के ना, आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये जो वेसिकल था इसमें जो भी प्रोटीन था, जो भी कंटेंट था, वो सारा किससे कहाँ बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना। फिर कहाँ आया, गोल्जी बॉडीज में आया। गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, उस पूरे कंटेंट को समझा, ठीक है, फिर उस पर जो है कुछ मॉलिक्यूल्स लगा दिए। वो मॉलिक्यूल जो हैं उनके लिए रिसेप्टर साइट है दूसरी किसी सेल पे, मतलब उन मॉलिक्यूल को कोई दूसरी सेल पहचान सकती है। ठीक, तो मतलब एड्रेस लिख दिया। अब एड्रेस लिख दिया तो उसने क्या किया, भेज दिया वेसिकल को। वेसिकल आया, देखिए ये डॉक हुआ इसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ, और ये फ्यूज हो गया बिल्कुल, और धीरे धीरे ये वेसिकल इसी मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगा, और ये मटेरियल जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला गया। समझ नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा। और ये है आपके क्वेश्चन, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट को डिफाइन करना है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल देना है और डिफाइन करना है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताइए और एग्जांपल दीजिए। डिफरेंस क्या है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में, डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। लिपिड को एनर्जी नहीं चाहिए होती है ट्रांसपोर्ट, अगर लिपिड को आपको ट्रांसपोर्ट करना है ना मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, रीजन बताना है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस बताइए। थैंक यू।